मैं एक थाने में इंस्पेक्टर था। एक औरत का पति अगवा हुआ तो उसने मेरा जीना ही हराम कर रखा था। वह औरत रोज थाने आ जाती और हंगामा खड़ा कर देती कि मेरा पति तमाशा करो। मैंने पूरा शहर छान मारा मगर उसका पति का कहीं पता ना चल सका। अब मुझे डर था कि कहीं अगर उस औरत का पति ना मिला तो मेरी नौकरी ही खत्म करवा देगी। एक रात तंग आकर मैं उस औरत के घर चला गया। मैंने सोचा कि मैं उस औरत को समझाऊंगा, शायद उसे औरत को मेरी बातें समझ आ जाएगी और मेरी नौकरी बची जाए। मगर यह देखकर तो मेरा कलेजा फट गया कि वह औरत तो मेरा नाम प्रताप है। मेरी उम्र उस समय ज़्यादा नहीं थी जब मैं थाना जयपुर में सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात हुआ था। मुझे उन थाने का माहौल देखकर बड़ी परेशानी हुई थी। इस थाने में पूरे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था। कोई किसी की बात नहीं सुनता था। हवलदार से लेकर एसपी तक के पद पर लोग बैठे बैठे जब तक लोगों के रिश्वत ना लेते उनका कोई काम नहीं करते थे। लेकिन मेरे अंदर एक अलग ही जज्बा था। मैं चाहता था कि मैं जनता की सेवा करूं, उनकी शिकायतें सुनूं और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूं। मैं किसी से रिश्वत लेना नहीं चाहता था। इंस्पेक्टर विक्रम भी मेरी इस जज्बे से बहुत खुश थे। दरअसल वह खुद भी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। इस थाने में वह एक ऐसे इंसान थे जिन्हें मैंने लोगों का हमदर्द देखा था। मैं अक्सर उन्हीं के साथ रहता। वैसे भी सब इंस्पेक्टर होने के नाते मेरी ड्यूटी ज़्यादातर उन्हीं के साथ लगा करती थी। एक दिन सुबह 11 बजे का समय था। जब सुबह की चाय पी रहे थे कि बाहर से किसी औरत के रोने और चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने बाहर जाकर देखा तो एक औरत अपना सीना पीटती हुई अंदर आने की कोशिश कर रही थी, जबकि हवलदार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था कि यह कहने शिकायत का नहीं है, थोड़ी देर बाद आना। तब इंस्पेक्टर साहब ने मुझसे कहा कि जाकर इस औरत को अंदर ले आओ। मैंने उस औरत को अंदर आने का कहा। तब उस औरत को कुछ तसल्ली हुई। वह हमारे सामने हड़पटाती कांपती सी बैठ गई। उस औरत की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसके हालात वाकई बहुत परेशान करने वाली थी। वह औरत शादीशुदा थी, ज़्यादा उम्र की नहीं थी, यही 20-22 की होगी। ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा, मैडम जी क्या हुआ है, आप इतना क्यों रो रही हैं? वह रोते हुए बोली, मेरी नई नई शादी हुई है लेकिन मेरा पति 1 महीने से घर नहीं आया। मुझे डर लग रहा है इंस्पेक्टर साहब, कहीं मेरे पति को कुछ हो ना गया हो। उसके दुश्मन भी बहुत थे। मुझे लगता है किसी ने ज़रूर उसे अगवा कर लिया है या फिर भगवान ना करे। इतना कहकर वह औरत और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसका रोना देखकर मैं भी बड़ा परेशान हुआ था। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे चुप कराने का इशारा किया था। औरत जब रो रो कर थक चुकी थी और इंस्पेक्टर साहब ने कोई हमदर्दी ना दिखाई तो वह बड़ी परेशान और हैरान होकर उन्हें देखने लगी। इंस्पेक्टर साहब ने सर से पांव तक उस औरत को देखा और बोले, ठीक है मैडम जी, हम आपकी रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और फिर अपनी खोजबीन पूरी करके आपको थाने बुलाएंगे। बाकी सवाल जवाब बाद में करेंगे। फिलहाल आप घर जाएं। इंस्पेक्टर साहब को कहने के बावजूद वह औरत फिर से अपना सीना पीटने लगी। आप नहीं जानते इंस्पेक्टर साहब, मैं कितनी परेशान हूँ। आप मेरी मदद करेंगे तभी मैं यहाँ से जाऊँगी, वरना मैं ऊपर तक जाऊँगी। सबको कहूँगी कि पुलिस वाले मेरा कोई मदद नहीं करते हैं। और बड़ी मुश्किल से हमने उसे थाने से बाहर निकाला। उसके जाने के बाद इंस्पेक्टर साहब कहने लगे कि इस औरत का सख्त ध्यान रखना है। यह औरत तो बड़ी चालाक लगती है। इसका पति ना मिला तो ये हमारी शिकायत भी लगा सकती है। मैं इस केस को खुद देखूंगा। फिर इंस्पेक्टर साहब कहने लगे, आज शाम को ही हम इस औरत को खबर दिए बगैर इस औरत के घर चलेंगे। तुम इस औरत के बारे में पता लगाओ कि वह किस मोहल्ले से आई है। बाहर खड़े हवलदार से औरत का पीछा करने के लिए कह दिया। वो हवलदार उस औरत के पीछे पीछे चला गया। थोड़ी देर के बाद उसके जाकर उस औरत का अता पता बता दिया कि वह कहाँ रहती है। उस औरत का मकान नंबर भी पता चल गया था। छानबीन करने पर पता चला कि सच में उसकी नई नई शादी हुई थी। लेकिन होलियों में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बर अपने बुलाए में कमरे में बुलाया और कहने लगी, तैयार हो जाओ, उसकी बीमार हो। फिर शाम के समय इंस्पेक्टर विक्रम ने मुझे औरत के घर जाना है। पुलिस की वर्दी में हम उस औरत के घर पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया तो आसपास के लोग आकर हमें शक भरी नज़रों से देखने लगे। उन्हें लगा कि ना जाने हम किस मकसद से आए हैं। तब मैंने उस औरत के पड़ोसी से पूछा, क्या आप इस औरत को जानते हैं? यह कौन है? इसके साथ आखिर क्या हुआ है?
मेरी बात सुनकर एक बूढ़ा आदमी अपने कानों को हाथ लगाने लगा। वह बूढ़ा आदमी बोला कि भगवान बचाए ऐसे इंसान से। यह तो पति पत्नी सारा दिन और सारी सारी रात लड़ते रहते हैं। भगवान ही जानता है कि इन्होंने तो इस मोहल्ले का सुकून ही बर्बाद कर दिया है। मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने कहा, लेकिन इस औरत ने तो रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसका पति अगवा हो गया है। मेरी बात सुनकर भगवान आदमी बोला कि कर हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। बस यही पता है कि यह इस औरत और अपने पति से हमें बड़ा तंग कर रखा है। दिन रात उसकी आवाज़ें आती रहती है। मैंने इन लोगों को कितनी बार मना किया है कि अपनी लड़ाई अपने तक रखो, मोहल्ले के सुकून को बर्बाद मत करो। जब भी उनका मन होता है लड़ने बैठ जाते हैं और इनके ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर लड़ते हैं कि हमारी नींद खराब हो जाती है। मगर मजाज है यह किसी की बात सुने। बूढ़ा आदमी से कहकर चला गया था। लेकिन मेरे पास सोचने की एक और वजह आ गई थी कि इतने में औरत ने दरवाज़ा खोल दिया। औरत की आंखें लाल और सूजी हुई थी। वह तो अब भी रो ही रही थी। हमने उस औरत से अंदर आने की अनुमति ली। उसने हमें घर के अंदर बुला लिया और हम घर के अंदर आ गए। घर जाकर इंस्पेक्टर विक्रम ने इस घर का पूरा जायजा लिया। औरत डरी हुई निगाहों से हमें देख रही थी, जैसे जैसे किसी बात की पता चल जाने का डर महसूस हो रहा हो। कहने लगी, आपको यहाँ क्या मिलेगा? मेरा पति गुम हो गया है, आप उसे ढूंढते क्यों नहीं हैं? और मेरे घर आप क्या लेने आए हैं? इंस्पेक्टर विक्रम ने घूर कर उस औरत को देखा तो वह चुप हो गई। लेकिन अब मुझे उसके शब्द बड़े ही अजीब लग रहे थे। अपनी परेशानी भूलकर उसे हमारे घर आने की फिक्र लग गई थी। वह बार बार हमें घर से जाने के लिए कह रही थी। थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर विक्रम ने थोड़ा गुस्से से कहा, मैडम आप थोड़ी देर के लिए आप यहाँ से बाहर चली जाइए, हमें अपना काम करने दें। इंस्पेक्टर विक्रम की बात सुनते ही वह अपने औरतों के जैसे हाथ थाप ठंडा हो गया। क्यों जी, बाहर क्यों जाऊँ? मैं क्या कोई चोर हूँ? यह मेरा घर है, मैं अपने घर से बाहर क्यों जाऊँ? इंस्पेक्टर विक्रम ने कहा, मैडम जी आपको थोड़ी देर के लिए चुप हो जाना पड़ेगा और नहीं तो आप बाहर चले जाएं, वरना हमें दूसरा तरीका भी आता है। इंस्पेक्टर विक्रम ने गहरी नज़रों से कहा तो औरत घबरा गई। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं जाऊंगी। घर की 100 समस्या होती है, मैं अपना पूरा घर अपने हवाले कैसे छोड़ दूं? अच्छा ठीक है, इंस्पेक्टर विक्रम ने कहा और मुझे लेकर घर से बाहर आ गए। मैंने कहा, इंस्पेक्टर साहब यह क्या किया आपने? आप उस औरत के कहने में आ गए। अच्छा था कि आप इस घर की तलाशी ले लेते। आखिर वह औरत हमारे घर पर अकेला छोड़ने से भी हिचकिचाती क्यों रही थी? वह कहने लगे, तुम नहीं समझे, मैं उस औरत को आजमा रहा था। उसके व्यवहार से पता चल गया है कि उसे परेशानी इस बात की है कि हमें सच का पता ना चल जाए। अगर यह परेशानी होती तो अपनी परेशानियों में इंसान इतनी बातें नहीं सोचता कि घर खुला पड़ा है या फिर घर किसी के हवाले कर दिया जाए तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अब तुम सब्र करो और देखो मैं उस औरत का क्या हाल करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि मुझे समझ नहीं आई कि वह क्या कहना चाहते हैं। खैर अगले 2 दिन खामोशी से गुजर गए। वह औरत भी शायद अगर सोचकर चुप हो गई होगी कि शायद उसकी पति को खोजबीन करने से कहीं उसका सच खुलकर सामने आ जाए, इसलिए उसने दोबारा हमसे संपर्क नहीं किया था। लेकिन वह औरत इंस्पेक्टर साहब की नज़रों में आ गई थी। एक दिन सुबह सुबह इंस्पेक्टर साहब कहने लगे कि तुम अपनी कपड़े बदलो, हम भेष बदलकर उस औरत के घर जाएंगे, देखेंगे कि अब वह क्या करती है। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी वर्दी उतारी और अपने पैंट शर्ट पहनकर आ गया। इंस्पेक्टर विक्रम भी अपनी वर्दी उतारकर पैंट शर्ट पहन चुके थे। हम दोनों उस औरत के घर चले गए। गली में पहुंच गए थे। वहां जाकर देखा तो अभी तक लोग जगे नहीं थे। सुबह सुबह का टाइम था, हर तरफ खामोशी का राज था। इंस्पेक्टर विक्रम ने मुझे घर के अंदर ही रुकने को कहा था और खुद उस औरत के घर के आसपास का जायजा लेने लगे। मैं देख रहा था वह क्या ढूंढ रहे हैं। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उनकी नज़र एक चींटी पर पड़ी। इंस्पेक्टर साहब चौंक है और कहने लगे, जाओ जाकर थाने से लेडीज़ पुलिस और कुछ फुर्सी कोर्सियों को बुलाओ, हमें अभी के लिए अभी इस औरत को गिरफ्तार करना है। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। लेकिन सर, अभी तो उस औरत का कोई जुल्म साबित नहीं हुआ, फिर हम उस औरत को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? मैंने मारे हैरत से पूछा था। इंस्पेक्टर विक्रम ने कहा, जितना कहा है उतना करो।
मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यह सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, और यह बात तुम्हें पुलिस में सारी ज़िंदगी काम आएगी। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे जाने के लिए कहा। मैं जल्दी से थाने पहुंचा। पुलिस जीप मंगवाकर कुछ पुलिस कर्मियों इकट्ठी किए और कुछ लेडीज़ पुलिस को साथ लेकर वापस उसी गली की तरफ चलाया। पुलिस की गाड़ी देखकर सब लोग अपने घरों से निकल आए थे और उस औरत के घर से बाहर जमा होने लगे थे, मानो कि कोई तमाशा लगाने वाला हो। इंस्पेक्टर साहब ने औरत के आंसू की परवाह न करते हुए लेडीज पुलिस को हुक्म दिया कि औरत को गिरफ्तार करके पुलिस जीप में डालो। वह औरत पहले तो माफ़ी मांगती रही कि मैं कुछ भी नहीं किया है, मुझे माफ़ करो, और फिर बाद में ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर बोली, मेरा पति गुम हो गया है और तुम लोग मुझे ही गिरफ्तार करके ले जा रहे हो, बजाय मेरी मदद करने के। इंस्पेक्टर साहब ने उसकी एक ना सुनी। औरत को पुलिस जीप में बिठा दिया गया। थाने पहुंचकर मैं बेचैन था कि कब इंस्पेक्टर साहब उस औरत के केस से पर्दा उठाते हैं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। लेडी पुलिस ने उस औरत को गुर्दत बनाना शुरू कर दिया था। इस पर बुरी बात मार पड़ी, यहाँ तक कि वह अपना मुंह खोलने पर मजबूर हो गई। और फिर उसने कुछ खुद ही कह दिया, उसने खुद ही अपने पति को मार दिया है, और अब आपको इस एक एक शब्द सच बताऊंगी। और फिर आखिरकार उसकी कहानी उसने खुद ही सुनाई। उसे औरत ने बताया, और फिर आखिरकार उसकी कहानी उसने खुद ही सुनाई। उस औरत ने बताया, हम 2 बहनें थे, मेरा नाम शिवानी है और मेरी बड़ी बहन का नाम संगीता था। हम 2 ही बहनें थे, हमारा कोई और भाई नहीं था। मेरी माँ ज़्यादातर बीमार रहती थी और पापा की एक कपड़े की दुकान थी। पापा ज़्यादातर कपड़े की दुकान पर भी बैठा करते थे। हम दोनों बहनों में आपस में बहुत प्यार था। संगीता दीदी मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मैं भी अपनी दीदी के बिना रह नहीं सकती थी। संगीता दीदी की शादी 3 साल पहले हो गई थी। जब संगीता दीदी की शादी हुई उन दिनों में 18 साल की थी। जब संगीता दीदी दुल्हन बनकर घर से चली गई तो उसके जाने के बाद घर के अकेलापन महसूस करने लगी। मेरा माँ अक्सर बीमार रहती थी और घर में पड़ी रहती थी, और पापा दुकान पर होते। कोई भाई नहीं था, ना ही अकेला मेरा की जी घबराता था। मेरा उम्र भी अब भी बचपना बाकी था। तब मैं अक्सर अपनी बहन को फ़ोन करके कह दी कि तुम हमारे घर आ जाया करो, मगर उसका भी अपना घर था। वह कब तक हमारे साथ रहती? हफ्ते में 1-2 बार आ जाती थी। अकेलापन अब मुझे डसने लगा था, और अकेलेपन की वजह से अब मैं बीमार भी रहने लगी थी। एक दिन संगीता दीदी आई तो कहने लगी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, कुछ दिन मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारी तबीयत सही हो जाएगा। कुछ दिन मेरे साथ रहोगी, तुम्हारी तबीयत भी संभल जाएगी, दिल बहल जाएगा। संगीता दीदी की बात मुझे सही लगी थी। मुझे तो उनके घर वैसे भी अच्छा लगता था। वह और उनके पति विरजेश अकेले रहते थे। घर में और किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं होता था। वहाँ जाकर मैं दादी से खूब गपशप कर सकती थी। भगवान के करने जिस दिन मैं दादी के घर गई उसी दिन उनकी तबीयत खराब हो गई और वह बिस्तर से जा लगी। मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसे में ब्रजेश ने उनका बहुत ख्याल रखा। वह हर दिन समय पर लाते और कहते कि अपनी दीदी को बनाकर खिलाओ। मैं उनकी बीमार नहीं देख सकता। एक दिन रात का समय था, मैं दीदी के साथ बैठी बातें कर रही थी कि उन्हें नींद आ गई और सोचने लगी कि अपने कमरे से जाकर सो जाऊं या फिर यही दादी के पास लेट जाऊं। फिर सोचा यहाँ रहना ठीक नहीं है, ब्रजेश जीजा क्या सोचेंगे। मैं कमरे से बाहर निकली तो देखा बाहर ब्रजेश खड़े थे। ब्रजेश को देखकर मुझे अजीब सा लगा क्योंकि उनकी नज़रें आज बदली हुई लग रही थी। मैंने उसकी कोई बात नहीं की थी और तेज़ी से चलती हुई अपने कमरे में आ गई थी। अपने कमरे में बैठे मुझे थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे दरवाजे पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मेरा दिल कांप गया था। मैंने उठकर ही हॉल से देखा तो बाहर ब्रजेश खड़े थे। अच्छा नहीं लगता था कि वह बाहर खड़े रहे। मेरे दिमाग में आया कहीं दीदी की तबीयत खराब ना हो गई हो, इसलिए ब्रजेश मुझे बुलाने आए हो। तब मैंने कहा, जीजा जी क्या बात है, आपको क्या मुझसे कुछ कहना है? आप बोले, हाँ तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो ब्रजेश ने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया और उनकी यह हरकत देखकर मैं परेशान हो गई कि भला कोई जीजा अपनी साली के साथ यह हरकत कैसे कर सकता है। मैंने कहा, जीजा जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तो मेरे बड़े भाई समान हैं और दीदी बीमार है। मैं यहाँ उनकी सेवा के लिए आई हूँ।
मगर ब्रजेश तो मेरा कोई और ही भूत सवार था। वह मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी और मेरे करीब आने की कोशिश करने लगी। तब मैंने उनके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और उन्हें धक्का देकर जोर से दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में आ गई। मेरे जीजा का तो बुरा हाल था गुस्से के मारे, क्योंकि मैं उनके मुंह से थप्पड़ जो मार दिया था। दीदी बेचारी दवाई में असर में थी, इसलिए शायद इस शोर शराबे को सुनते ही हिम्मत ना थी। सुबह उठकर मैंने सोचा कि मुझे यहाँ अभी एक पल भी नहीं रहना चाहिए, फ़ौरन अपने घर चले जाना चाहिए। मैं संगीता दीदी को ब्रजेश की हकीकत भी बता देना चाहती थी, लेकिन बता नहीं सकी क्योंकि सुबह मेरी बहन की हालात बहुत ख़राब हो गई थी। सुबह सुबह मेरा जीजा उन्हें गर्म दूध का गिलास और कुछ दवाइयाँ भी दे दी थी, मगर इसके बावजूद उनके खांसी और बुखार में कमी नहीं हो रही थी। दीदी को देखकर मेरा कलेजा फटने लगा था। कुछ ही दिनों में मेरी दीदी बहुत कमज़ोर हो गई थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। दीदी के हालात देखकर मुझे बहुत दुखी हो रहा था। शाम को मेरे जीजा जी दीदी के लिए दवाई ले आए। मैंने उन्हें दवाई खिलाई और अपने कमरे में जाने लगी। दीदी को भी नींद आ रही थी। तब जीजा जी ने मुझे रास्ते में ही रोक लिया। कहने लगे, मैं तुम्हें शुरू से ही बहुत पसंद करता हूँ। तुम्हारी बहन में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तुम्हारा रिश्ता मांगा तो कहने लगे कि पहले बड़ी बेटी की शादी करेंगे, उसके बाद ही छोटी की करेंगे। और अभी भी तुम्हारी छोटी बेटी बहुत कम उम्र है, इसलिए हम उसकी शादी नहीं कर सकते। मगर तुम मुझे शुरू से ही पसंद थी। ब्रजेश के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, मगर मैं कुछ ना बोली कि मेरी बड़ी बहन बीमार है। मैं उनसे पीछे छुड़वाना अपने कमरे में आ गई और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके लेट गई। अगले दिन मेरी बहन की हालात और बिगड़ गई, यहाँ तक कि उन्होंने अस्पताल में जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचकर पता चला कि दीदी ने बहुत बड़ा सदमा दिल को लगा लिया है और इसी सदमे के कारण वह बीमार पड़ गई है। बुखार परेशानी की वजह से था और दीदी को पैरालाइज होने के भी चांस थे। इसके अलावा मेरी दीदी को डायरिया भी हो गया था। यह सब सुनकर मैं परेशान हो गई। मेरे मम्मी पापा भी अस्पताल पहुंच गए थे, लेकिन उसने शाम दीदी हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। इस खबर ने तो जैसे मेरे सर पर सातों आसमान गिरा दिए थे। उसे दिन से दहाड़े मार मार कर रोई थी। मैंने सोचा नहीं था कि दीदी मुझे इतनी जल्दी बचपन से लेकर अब तक मैंने दीदी के साथ ही टाइम गुजारा था। दीदी मेरे सबसे अच्छी दोस्त भी थी। मैंने उनसे अपने दिल की सारी बातों का लिया करती थी। बचपन से लेकर अब तक छोड़कर चली गई थी। मेरा तो सब कुछ मेरी दीदी ही थी। तक मेरी दीदी ने मेरा बहुत ध्यान रखा था, मेरा बहुत साथ दिया था। मेरी माँ तो हमेशा से ही बीमार रहती थी। मेरा ज़्यादा समय दीदी के साथ ही गुजारा करता था। मैंने सोचा अब मैं इस ब्रजेश जैसे आदमी को कभी भूल नहीं पाऊंगी। ऐसे घटिया इंसान से मुंह लगाने की कोई तक नहीं था। मैं तो अपनी दीदी की वजह से इस घर में रुकी हुई थी, लेकिन अब इस घर में रुकने का कोई मतलब ही ना था। लेकिन ज़िंदगी बड़ी अजीब चीज़ है। ज़िंदगी इंसान को ऐसे ऐसे मोड़ पर ले जाती है जिसे इंसान ने सोचा भी नहीं होता। एक शाम मेरी मम्मी घर पर नहीं थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ब्रजेश खड़े थे। मैंने उन्हें देखते ही डर गई। कहने लगी, तुम्हें एक बात करूँगी और फिर चला जाऊँगा। उसके बाद मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। मैं समझ गई कि इस घटिया इंसान को मुझे क्या करनी है, मगर फिर भी मैं सब्र कर दामन थामे रखा, क्योंकि मैं कोई तमाशा नहीं चाहती थी। तब ब्रजेश ने खड़े ही ठहरे हुए शब्दों ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे ना की तो अच्छा नहीं होगा। पहले तो तुम्हारे रिश्ता ना देने का अंजाम तुम्हारे सामने है, यानी तुम्हारी दीदी की मौत। और अगर तुम इनकार करोगी तो सोचो अब आगे क्या हो सकता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ब्रजेश इस कदर भी गिर सकता है। ना जाने उसकी इस बात का क्या मतलब था, मगर मैं उसके कहने के अंदाज को देखकर डर सी गई थी। मैंने अपने आगे कुछ ना कहा, लेकिन अब मेरे खोने के लिए कुछ ना बचा था। मेरी बहन को इस दुनिया से कहीं चली गई थी और अब मुझे ब्रजेश से कोई डर ना था। अगली 1-2 दिन मैंने उससे मेरी जवाब मालूम करने की कोशिश की, तो मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना ही तुमसे शादी करनी है। तुमने जो करना है कर लो। मेरी बात का ब्रजेश पर कोई असर ना हुआ था। उसने मेरे माँ बाप से मेरा रिश्ता मांगा और ना जाने उन्होंने क्या बात की। मेरे माँ बाप से
कि मेरे माँ बाप के लिए शादी के लिए मान गए और मेरी राजमंदी के खिलाफ ही मुझे ब्रजेश के पल्ले बांध दिया। मैंने अपने माँ बाप को समझाने की लाख कोशिश की कि ब्रजेश अच्छा आदमी नहीं है, उसकी नीयत गंदी है, वह पहले से ही मेरे ऊपर गंदी नज़र डाल चुका है। लेकिन माँ बाप ने मेरी एक ना सुनी। यह बात मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली थी। किस्मत से सीख गया था। फिर ब्रजेश से मेरी शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों तक तो उसका व्यवहार मेरे साथ बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन धीरे धीरे जब उसका मुझे माँ बनने लगा तो उसका व्यवहार मेरे साथ ख़राब होने लगा। शादी के कुछ ही महीने बाद मुझे पता चला था कि उसके मेरे माँ बाप को धमका कर मेरे साथ शादी की थी। अब ब्रजेश का व्यवहार मेरे साथ बहुत बुरा था। वह मुझे हंस कर भी बात नहीं करता था, हर समय मुझे ताने देता रहता और मुझ पर शक भी करता। वह एक दिमागी मरीजा बन गया था। तब मैंने एक दिन उससे पूछा, पीछा छुड़ाने के बारे में सोचा। मैं समझ गई कि ब्रजेश ने ही मेरी बहन की जान ली है और यह बात उसने खुद अपने मुंह से बोल दी थी। उसी दिन जब उसे यह कहा कि तुम्हारी इनकार की सज़ा तुम्हारी बहन को मिल चुकी है, तब मैंने उसे पूछा कि तुमने मेरी बहन के साथ किया था। तब उसने साफ शब्दों में बोला कि तुम्हारी बहन को मैंने ये गलत दवाई दी थी, जिसकी वजह से वह बीमार रहने लगी थी और फिर इस दुनिया से चली गई। और फिर मेरा खून खौल उठा था। मैं बर्दाश्त ना कर सकी और फिर मैंने उसकी अपनी बहन का बदला लेने के बारे में सोच लिया और फिर मैं उसे अपना प्लान सोच विचार करने लगी और फिर अपने दीदी का बदला ले लिया। उस जैसे घटिया इंसान की यही सज़ा थी। मैंने उसे अपने आंगन में ही गड्ढा करके गाड़ दिया। उस औरत को कहानी पूरी हो चुकी थी। वह औरत उस औरत को नफरत से परास कर थूक कर दिया था। इंस्पेक्टर विक्रम ने उस औरत को अंदर ले जाने का हुक्म दिया और फिर बैठकर उसकी फाइल बनाने लगे। मैंने कहा, सर, मैं एक ही बात सोच रहा हूँ कि आखिर आपको कैसे पता चला कि उस औरत ही अपने पति की कातिल है। इंस्पेक्टर विक्रम कहने लगे, मैंने सारी उम्र इसी थाने में गुजारी है। मैं जानता हूँ कि किसी इंसान की बात करने का मतलब और अंदाज़ा क्या होता है। मैं बिना बताए उस दिन उस औरत के घर गया और अपने शब्दों में उस औरत से बात की थी। वो एकदम से घबरा गई थी, जैसे एक मुजरिम घबरा जाता है। लेकिन फिर मैं इसलिए चुप रहा। अभी तक कोई सबूत मेरे हाथ नहीं लगा था। सच पूछो तो हिम्मत हारने लगा था, क्योंकि कोई सिरा मेरी समझ में नहीं आ रहा था। जिस दिन मैं दूसरी बार तुम्हारे साथ उस औरत के घर गया तो मुझे याद होगा कि मैंने दीवार पर एक चींटी देखी थी और तुम्हें उस औरत को देखकर करने का हुक्म दिया था। ऐसे मैंने इसलिए कहा था क्योंकि यह खास किस्म की चींटी थी जो सिर्फ वहीं पाई जाती थी जहाँ कहीं इंसान लाश दबी हुई होती हो, और ऐसी चींटियाँ ज़्यादातर कब्रिस्तान में पाई जाती है। एक बार मेरा कब्रिस्तान जाना हुआ था। वहाँ पर मैंने इस तरह की चींटियों को देखा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि कब्रिस्तान की चींटियों में और हमारे घर की चींटियों में बहुत अंतर होता है। कब्रिस्तान की चींटियाँ हमारे घरों की चींटियों से एकदम अलग होती है। इसलिए जब मैंने कब्रिस्तान वाली चींटी उस औरत के घर की दीवारी पर देखा तो मैं समझ गया था कि यहाँ आसपास ही कहीं कोई मुर्दा दफन है। और सच में ऐसा ही हुआ था। उस औरत की जगह बताने पर आंगन को खोला गया और वहाँ से उसके पति की लाश को निकाला गया। उसके बाद उस औरत को कानूनी सज़ा दी गई, क्योंकि इंसान के साथ जितना बड़ा भी जुल्म क्यों ना हो जाए, उसे कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। थाने में मेरा पहला केस था, इसलिए मुझे वह औरत नहीं भूलती। कभी भी सोचता हूँ कि गलती किसी की थी, उस औरत की या उसके माँ बाप की या उसकी अपनी बहन की या फिर समाज की, जो नाजुक रिश्ते के बीच कोई पहचान नहीं रख पाते। साली आधी घरवाली है, इस जैसे घटिया शब्दों ने हमारे दिमाग में से रिश्ते के पवित्रता को ख़त्म कर दिया है। आखिर में इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।